हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th के अंदर रासायनिक बल गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो मैटर है वो है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी यह मैटर है, 4 नंबर का अंक भार का मैटर है। बहुत ही इजी मैटर है। सबसे यदि हम देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यदि सबसे इजी मैटर है तो वो है रासायनिक बल गतिकी। इसमें होता क्या है, रासायनिक बल गतिकी को अंग्रेजी में केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है और काइनेटिक जो वर्ड है वो काइनेसिस से लिया गया है, इसका मतलब है गति। तो रासायनिक बल गतिकी में प्रिय विद्यार्थियों एक तो किया जाता है रासायनिक वेग का अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे? रासायनिक वेग का अध्ययन। और रासायनिक वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, उनका अध्ययन किया जाता है। एक रासायनिक बल गतिकी में अध्ययन करेंगे रासायनिक क्रियाविधि का, क्रियाविधि, तो इनका अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न कभी कभी यह भी आता है कि रासायनिक बल गतिकी में किसका अध्ययन करेंगे? तो रासायनिक बल गतिकी होती क्या है? रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा रासायनिक जो क्रियाविधि होती है उनका अध्ययन किया जाता है, उन्हें रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। या परिभाषा के अंदर 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें यह भी सम्मिलित किया जा सकता है कि रासायनिक बल गतिकी में क्या सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखें, रासायनिक बल गतिकी में रासायनिक वेग सम्मिलित है, रासायनिक वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको सम्मिलित किया जाता है और रासायनिक क्रियाविधि को सम्मिलित किया जाता है। अब यहां पर रासायनिक बल गतिकी में कौन सी अभिक्रियाओं को समावेशित किया जाता है उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। तो रासायनिक वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक वेग के आधार पर, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, अभिक्रिया का प्रकार, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह होती है कि यह अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर 1 आती है अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रिया। तीव्र गति की अभिक्रिया, अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रिया यानी वेरी फास्ट रिएक्शन जो होती है उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो पलक झपकते ही यानी अत्यंत तेजी से संपन्न होती है उन्हें अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रियाएं कहा जाता है। इनके संपन्न होने में 10 की घात -8 सेकंड का समय लगता है, यह ध्यान रखें। तो इन अभिक्रियाओं में क्या सम्मिलित किया जाता है? इनमें आयनिक अभिक्रियाएं आती है। आयनिक अभिक्रियाएं व जो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं इनके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रियाएं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूं NaOH जब रिएक्शन करता है HCl से तो बनेगा NaCl और H2O। तो यहां पर हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में और डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं। जब 1 ग्राम तुल्यांक क्षारक व 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल का आपस में समान अनुपात में मिलाया जाता है तो लवण व जल बनता है। ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं और हमें यह भी पता है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान रखें, यह अभिक्रियाएं इतनी तेजी से होती है कि इनमें हम अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने से इतनी तेजी से मोटरसाइकिल निकाल रहा है जिसकी स्पीड है 90 के आसपास, आपको कहे बताइए उस नंबर प्लेट पे कितने नंबर लिखे हुए थे, आप कहोगे हमें तो नंबर प्लेट दिखाई नहीं दी क्योंकि स्पीड मोटरसाइकिल की बहुत तेज थी। तो इन अभिक्रियाओं को रासायनिक बल गतिकी में सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि इनके वेग बहुत ज्यादा होता है, ये पलक झपकते ही रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती है। फिर हमारे पास में आती है अत्यंत मंद गति की अभिक्रियाएं, यानी हम कह सकते हैं मंद गति की जो अभिक्रिया है उनके बारे में। तो नंबर 2 हमारे पास में जो रिएक्शन है वो है मंद गति की अभिक्रिया। मंद गति की रासायनिक अभिक्रियाएं दूसरी नंबर की अभिक्रियाओं के बारे में देख सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने के लिए बहुत अधिक समय लगता है, यानी इसके संपन्न होने में
3-4 दिन लग जाते हैं, हफ्ते भी लग जाते हैं, कई वर्ष भी लग जाते हैं। तो यह अभिक्रियाएं मंद गति की अभिक्रियाएं हैं। तो इनमें भी हम वेग का निर्धारण नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है, तो इन्हें भी रासायनिक बल गतिकी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों, हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं जंग लगना, यानी लोहे पर जंग का लगना। जंग लगना भी एक धीमी गति से अभिक्रियाएं होती है। दूसरी हम अभिक्रियाएं कह सकते हैं H2 प्लस O2 मिलकर जब वाटर का निर्माण करते हैं, तो यह अभिक्रियाएं बहुत साल लग जाती हैं इसको सम्मिलित होने में, यानी संपूर्ण होने में। तो इस अभिक्रिया को भी क्या कर सकते हैं, हम मंद गति की रासायनिक अभिक्रियाएं कह सकते हैं। जंग लगना और जैसे दूध का दही में बदलना, यह भी मंद गति की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जिसमें वेग निर्धारक पद, हम वेग का डिटरमाइन नहीं कर सकते, वेग निर्धारक पद को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हमारे पास में जो तीसरी अभिक्रियाएं आती है वो कौन सी हैं, वो है मध्यम गति की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है रासायनिक बल गतिकी में कौन सी अभिक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास में तीसरी होगी मध्यम गति की अभिक्रिया। मध्यम गति की रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, यह अभिक्रिया आणविक प्रवृत्ति की होती है। आणविक प्रवृत्ति की होती है। सबसे पहली बात यह ध्यान रखना, यह अभिक्रिया आणविक प्रवृत्ति की होती है, प्रवृत्ति की होती है। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है प्यारे बच्चों, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, जिससे पुराने बंध टूटने में समय लगता है, नए बंध के बनने में भी समय लगता है। इस कारण इसमें वेग निर्धारक पद होता है, जिसका हम वेग निर्धारक यानी वेग का डिटरमाइन आसानी से हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो रासायनिक बल गतिकी में मध्यम गति की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं इन रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक बल गतिकी में वेग निर्धारक के रूप में काम लेते हैं या इनका उपयोग होता है। फिर हम कह सकते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनने में समय लगता है। अतः वेग का मापन आसानी से कर सकते हैं। यहां पर हमें एक बात ध्यान देना है, इस प्रकार की अभिक्रिया में पुराने बंध के टूटने में समय लगता है और नए बंध के बनने में भी समय लगता है, तो वेग का मापन आसानी से कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में एक ऐसा पद आता है जिसे वेग निर्धारक पद कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे वेग निर्धारक पद क्या होता है। वह पद जिस पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग निर्भर करता है उन्हें यानी वेग निर्धारक पद कहा जाता है। वो होती है क्रियाकारक पदार्थ की सांद्रता। तो चलिए, आपने यहां पर देखा कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं का बल गतिकी में अध्ययन करते हैं, मध्यम गति की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हम यहां पर बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है और किस प्रकार का है। तो हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो देखिए वेग का मतलब क्या होता है। वेग हम 9th में पढ़ते आए हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बट्टा समय हमारे पास में वेग होता है। यह है कि एकांक समय में किसी वस्तु ने कितना विस्थापन तय किया, वो उसका वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि होती है। इसी प्रकार रासायनिक बल गतिकी में
विस्थापन की जगह हमारे पास में आएगा प्यारे बच्चों सांद्रता। सांद्रता और यहां पर समय समय ही रहेगा, तो हम कहेंगे एकांक समय में जब किसी विलयन क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो चलिए आप इसको इस प्रकार से लिखें, एकांक समय में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप इस प्रकार से नोट कर ले हेडिंग लगाकर, एकांक समय में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो यह ध्यान रखें। अब यहां पर हम इसका गणित में फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। यह फॉर्मूला आप ध्यान रखें, यानी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, प्लस का मतलब होता है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। प्लस प्यारे बच्चों क्या दर्शाएगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यह प्लस चिन्ह यह दर्शाता है। और माइनस क्या दर्शाता है, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन। और यहां पर जो डेल सी है वो क्या दर्शाएगा, यहां पर आप इसके नीचे यहां पे लिख ले, डेल सी दर्शाता है सांद्रता में परिवर्तन, और डेल टी दर्शाता है सांद्रता के परिवर्तन में लगा समय। यह रासायनिक अभिक्रिया के वेग की परिभाषा हो गई। डायरेक्ट एक नंबर का एनसीईआरटी बेस और सीबीएसई बेस में प्रश्न आता है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए, तब हम कह सकते हैं कि एकांक समय में जो क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग कहते हैं। और यह ध्यान रखें प्यारे बच्चों, यह चिन्ह भी आपको पूरा लिखना है, क्योंकि अब आप 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट नहीं है कि डायरेक्ट आप परिभाषा लिख के आ जाते हैं, जैसे आपको कह दें रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग किसे कहते हैं। यदि आप केवल ये थ्योरेटिकल लिख के आते हैं तो इसमें आप एग्जामिनर पे ज्यादा कोई इंप्रेशन डाल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप यह लिख के फॉर्मूले को इस प्रकार से आप ब्लैक पेन में बंद कर दें, फिर आप प्रत्येक चिन्ह को बताते आए कि यह है क्या, प्लस क्या है, माइनस क्या है, डेल सी क्या है, डेल टी क्या है। तो उम्मीद करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम कह सकते हैं क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता में संबंध। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता में जो संबंध है वो क्या है। तो ग्राफ के द्वारा यदि पूछा जाए तो हमें बताना है, तो हम कह सकते हैं क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता में संबंध यह हेडिंग लगा ले, बहुत ही बार प्रश्न आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो हम इसको ग्राफ के द्वारा कैसे बताएंगे, देखिए यहां पर हमारे पास में यह मूल बिंदु है, ये एक्स है और ये वाई निर्देशांक है। यहां पर हमारे पास में है सांद्रता और यह समय। इनके बीच में जब मैं ग्राफ खींचूंगा तो हमें पता है प्यारे बच्चों क्रिया कारक की सांद्रता में समय के साथ में कमी आती है। अब आप कहेंगे कैसे, चलिए हम इसको एग्जाम के रूप में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये एक ट्रैक्टर है, क्या है, ट्रैक्टर, और यहां पर हमारे पास में क्या है, जो हम कहते हैं जो पूड़े हमारे पास में कुत्तर काटने के लिए होते हैं पूड़े,
और यहां पर यह ट्रैक्टर में डाला जाता है तो यहां बढ़ती है कुत्तर। तो ध्यान रखें, आरपीएससी में इस बार एक सीधा प्रश्न आया था जीके के अंदर, भदर किसे कहते हैं, भदर प्रथा का संबंध किससे है? तो हमें पता है जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे जुड़े हुए थे उन्होंने वहां पे बोनस मार्किंग कर ली। उन्हें पता था कि मृत्यु अंतोष्टि पर जब हम अपने बाल देते हैं किसी पूर्वज को, तो जो हमारे जो होते हैं पूर्वज या बड़े लोग, तो उन्हें भदर कहा जाता है। इसी प्रकार कभी प्रश्न आता है कुत्तर क्या है, तो कुत्तर क्या होती है वो भी आप समझना। जो हमारे बाजरी के जो पेड़ होते हैं उनके जो पूड़े बनते हैं उनको हम मशीन में गुजारते हैं, तो वो छोटे छोटे पशुओं को खाने के लिए जो आइटम बनता है वो कुत्तर है। तो यह ध्यान रखें। अब आप बताइए खुद कि पूड़े हैं हमारे पास में क्रिया कारक। मैंने पहले ही कहा था ये तीर का निशान होगा प्यारे बच्चों, इधर तीर के जो लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं क्रिया कारक। क्या लिखते हैं? क्रिया कारक। और इसके इधर क्या लिखते हैं? उत्पाद लिखते हैं। उत्पाद जो लिखते हैं तीर के इसके हेड वाले सिरे पर नोक की तरफ दाईं तरफ हम उत्पाद लिखते हैं, बाईं तरफ क्रिया कारक लिखते हैं। तो अब आप मुझे यह बताएं कि ये जो पूड़े होते हैं, जैसे जैसे हमें पता है कि हम ट्रैक्टर में जैसे जैसे पूड़े डालते हैं, पूड़े की मात्रा में समय के साथ में कमी आती है और कुत्तर की मात्रा क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो हम यहां पे समझ सकते हैं क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ में घटेगी और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ में बढ़ेगी। इसीलिए उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसमें प्लस चिन्ह दिखाया जाता है, क्रिया कारक की सांद्रता में क्या होता है? माइनस चिन्ह दिखाया जाता है। चलिए आपके ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। यह क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ में प्यारे बच्चों घट रही है और यहां पर यह उत्पाद की सांद्रता समय के साथ में क्या हो रही है? बढ़ रही है। और यहां पर ये जो पॉइंट आता है एक, ये आती है इसकी साम्य अवस्था। ध्यान रखें, यह इसकी क्या आ रही है? साम्य अवस्था आ रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं यह है उत्पाद की सांद्रता और यह हमारे पास में क्या है? क्रिया कारक। क्रिया कारक, क्रिया कारक पदार्थ की सांद्रता। तो अब आपके ग्राफ समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है क्रिया कारक की सांद्रता में कमी आ रही है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और यहां पर जो कटान बिंदु आ रहा है वो इसकी साम्य अवस्था है, अर्थात अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया का वेग इस अवस्था पर बराबर होता है। ये संबंध भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हमारे पास में आता है अभिक्रिया की वेग का मात्रक, यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है? तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास में अभी हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया का वेग हमारे पास में होगा प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी होता है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग होता है। अब हमें कहिए इसका मात्रक बताओ। देखिए सांद्रता का जो हमारे पास में मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। और डेल टी हमारे पास में होता है समय, और यह समय प्यारे बच्चों होता है सेकंड में। तो हम इसका सांद्रता हमें पता है, एक निश्चित विलयन में घुले हुए विलेय की जो अधिकतम मात्रा होती है वही उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ये हमें पता है एक निश्चित तापमान पर। और सांद्रता यह बताती है कि निश्चित विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, वही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ध्यान रखें, जब भी हमें किसी विलयन की सांद्रता पूछी जाती है इसका मतलब है उसमें विलेय कितना घुला हुआ है उसकी मात्रा पूछी जाती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सांद्रता ये मोलरता से तुलना की गई है और मोलरता होती है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं मोल प्रति लीटर। तो इसका जो मात्रा अभिक्रियाओं का मात्रक हमारे पास में आएगा, मैं यहां पे सांद्रता की जगह लिख दूं मोल और यहां पे लिख दूं लीटर -1। यह लीटर बट्टे में है तो प्रति लीटर हो गया। और समय हमारे पास में प्यारे बच्चों क्या है? सेकंड में। यह सेकंड जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा इस प्रकार।
तो इसका मात्रक हमारे पास में हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यह यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का मात्रक है। नोट कर ले, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग है वो 4 नंबर का मीटर है प्यारे बच्चों, और इसमें आसानी से ये प्रश्न है वो पुटअप होते हैं। अब हम जो आगे जो अध्ययन करते हैं वो है औसत वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं का औसत वेग। तो चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं के औसत वेग के बारे में देखते हैं। औसत वेग क्या होता है? यानी औसत वेग का मतलब होता है निश्चित समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं का औसत वेग कहलाता है। तो इसकी परिभाषा है निश्चित समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। 3 प्रकार के वेग पढ़ेंगे, प्रारंभिक वेग, ताक्षणिक वेग और औसत वेग। सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं औसत वेग का। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम औसत वेग का यदि हम देखें किस प्रकार से लिखेंगे, तो औसत वेग में इस प्रकार से लिख सकता हूं, या वी एवरेज भी कह सकते हैं, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। ये मेरे पास में क्या है, औसत वेग ज्ञात करने का सूत्र है। अब हमें क्या कहेगा, एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई रहेगी और कहेंगे इसका औसत वेग बताइए। चलिए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां तक आप परिभाषा ध्यान रखें, निश्चित समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे औसत वेग कहा जाता है। अब हम औसत वेग है एग्जाम्पल, चलिए इसमें एग्जाम्पल में आप नोट डाउन कर लें। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। मान लीजिए हमारे पास में एक रिएक्शन दी हुई है N1A प्लस N2B और यहां पे दिया हुआ है M1C प्लस M2C। इसके फिर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ध्यान रखें रासायनिक अभिक्रियाओं का जो वेग है और हमारे पास जो विलयन वाला पार्ट है और रासायनिक जो हमारे पास में वैद्युत रसायन है 2, 3 और 4, इन्हीं पार्ट में जो चैप्टर है उनमें से आपके न्यूमेरिकल प्रश्न आएंगे। तो इसका औसत वेग क्या होता है, तो इसका हमारे पास में ये समीकरण दिया हुआ है, उसका औसत वेग क्या होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों यह देखना है ये N1 है क्या, ये हमारे पास में है मोल। क्या है, मोल। इसे हम स्टाइकियोमेट्री गुणांक भी कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री गुणांक भी कहा जाता है। ध्यान रखें, तो हम कह सकते हैं किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक व उत्पाद की जो मात्रा होती है वो स्टाइकियोमेट्री गुणांक या मोल कहलाते हैं। जैसे इसमें ए के मोल है N1, बी के मोल है N2, सी के मोल है M1, डी के मोल है M2। एग्जाम्पल के लिए हम एक समीकरण लिखते हैं, मान लीजिए N2 प्लस 3H2 और यहां पे हम लिखते हैं 2NH3। बताइए यहां पर अमोनिया के कितने स्टाइकियोमेट्री गुणांक है, हम कहेंगे इसका मान 2 है, अर्थात अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। यहां पर नाइट्रोजन के कितने मोल काम में आ रहे हैं प्यारे बच्चों, 1, क्योंकि जो संख्या दिखाई नहीं दे रही है उसकी वैल्यू 1 होती है। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। तो यही स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहलाते हैं, अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक व उत्पाद के जो मान होता है, मात्रा होती है, उसके पीछे लिखी हुई संख्या ही क्या कहलाती है, स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहलाते हैं। अर्थात यह सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक व उत्पाद की जो मात्रा होती है वही मोल या स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहलाते हैं। चलिए यह आपने समझा। अब देखिए इसका औसत वेग समीकरण, हमें कहें इसका औसत वेग समीकरण क्या होगा, तो हम कहेंगे वी एवरेज। इस प्रकार से लिख सकते हैं
V एवरेज क्या होता है, यहां पर इसको हम बट्टे में लेंगे तो -1/n1 और यहां पे लिखेंगे डेल A और यहां पे डेल T। ध्यान रखें जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है उसको बट्टे में लेंगे, माइनस ये दर्शाता है कि इसकी सांद्रता में समय के साथ में कमी हो रही है। फिर हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे, यहां लिखेंगे -1/n2 डेल और यह इसकी सक्रिय द्रव्यमान मान आ जाएगा और यहां पे लिख देंगे डेल T। फिर हमारे पास में हम लगाएंगे बराबर और यहां लगाएंगे +1/m1 और यहां पे डेल C ये और डेल T। फिर हमारे पास में आएगा +1/m2 और यहां पे लिखेंगे डेल और यहां पे हमारे पास मान लीजिए ये समीकरण D इधर है तो ये D और यहां आएगा डेल T। अब यहां पर यह ध्यान रखें प्यारे बच्चों, ये प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि उत्पाद की मात्रा समय के साथ बढ़ रही है और माइनस ये दर्शा रहा है क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ में कमी हो रही है। तो ये उसका औसत वेग समीकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को हमेशा बट्टे में लिखा जाता है, तो यह आपके समझ में आना चाहिए। चलिए हम एक और समीकरण लेते हैं, फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमें कहा जाता है एक रासायनिक अभिक्रिया एक हेबर विधि से अमोनिया बनाने का औसत वेग समीकरण लिखिए। औसत वेग समीकरण लिखिए। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं औसत वेग समीकरण क्या है। सबसे पहले हेबर विधि, हमें पता है प्यारे बच्चों हेबर विधि होती है N2 + 3H2 और यहां पे 2NH3। 200 एटमोस्फियर यहां लिया जाता है, टेम्परेचर 750 के आसपास लेते हैं और यहाँ पे Fe है वो कैटालाइज के रूप में होता है, मोनिब्लेडनम है वो क्या करते हैं कि यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक के रूप में भी काम में लेते हैं। अभी हमारे पास में यह समीकरण है। इसका औसत वेग समीकरण क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे V एवरेज बराबर, यानी V औसत भी लिख सकते हैं, ये क्रिया कारक है तो माइनस यहाँ पे 1/1 को लिखने की जरूरत है नहीं, डेल N2 और यहाँ पे हो गया डेल T बराबर -1/3 और यहां पे डेल H2 और यह हमारे पास में हो गया डेल T बराबर +1/2 और यहां पे डेल NH3 और यहां पे ये सक्रिय द्रव्यमान और ये डेल T। तो प्यारे बच्चों यह आपका औसत वेग समीकरण होता है। इसी पर तमाम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कल के अध्याय में हम अध्ययन है इसका करेंगे। तो ध्यान रखें यह हमारे पास में हेबर विधि से अमोनिया बनाने का समीकरण है। और ये ब्रैकेट क्या दर्शाता है, ये ब्रैकेट दर्शाता है इसकी सक्रिय सांद्रता को दर्शाता है। यह भी ध्यान रखें सक्रिय सांद्रता को, इसलिए ब्रैकेट यह लगाया जाता है। तो इनमें किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, प्रश्न इस प्रकार से आता है एक रासायनिक अभिक्रिया में अमोनिया के बनने की दर 0.06 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इसका कल हम अध्याय करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे किस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। तब तक न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपसे विदा लेता है। जय हिंद, वंदे मातरम।